जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका फिर से स्वागत है आज के इस टी सीरीज में। और मैंने ये टी सीरीज आपके उस टाइम को बचाने के लिए चलाया है ताकि आपकी जो 10-15 मिनट टाइम बर्बाद कर देते हो चाय पीते वक्त, ट्रेवल्स के दौरान, मतलब जहाँ पर भी तो समय अपना बचा सकते हो। जहाँ पर भी तुम्हारा 10-15 मिनट समय खत्म होता है, उसे बचाने के लिए मैंने ये टी सीरीज चलाया है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे आज का टी सीरीज पे। तो आप लोग जरूर देखें, इसमें मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन कराया है। सारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सारे पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडा, डोगरी, मैथाली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ये भाषाओं को? तो जैसा कि मैं बताऊं कि मूल संविधान में जो थी 8वीं अनुसूची में वो 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन द्वारा आपके सिंधी भाषा जोड़ी गई और 71वां संविधान संशोधन द्वारा आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जैसी भाषाएं जोड़ी गई। और 92वां जब संविधान संशोधन हुआ जो 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडा, डोगरी, मैथिली और संताली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 52वां संविधान संशोधन, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य को अयोग्यता का प्रावधान है? तो आपका 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 द्वारा जो आपकी 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है राजनीतिक दल बदल वाले विधायकों या सांसदों को अयोग्य घोषित कर सरकार में स्थिरता लाना है। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी अनुसूची द्वारा जोड़ी गई है? 10वीं अनुसूची द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो एनटीपीसी 2026 का 3 फरवरी 2026 का क्वेश्चन पूछा है। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके, सारे लेटेस्ट मिलेंगे और हर एग्जाम के पूछे वाले मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत यानी जेल में रखे जाने पर किसी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हैवियस कार्पस है, हैवियस कार्पस का अर्थ है कि सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना। यह रिट अदालत द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जिसने जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से कैद कर रखा है, चाहे वह कोई सरकारी अधिकारी हो या निजी व्यक्ति हो। तो इसको क्या कहते हैं? हैबियस कार्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित यानी कि दंडित करने से रोकता है? कौन सा अनुच्छेद? आपको एक व्यक्ति के एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, ना कि दोबारा मिलेगी। ये यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 20 के 2 में कहा गया है कि दोहरे दंड से मुक्ति का सिद्धांत दिया गया है। 20 का 2 में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, बी सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप को सॉरी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान द्वारा किस तिथि को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? तो आपके ये राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपना लिया गया था। इस तारीख को 22 जुलाई, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? ठीक है, तो आप जो भाग 4 में वर्णित है आपका अनुच्छेद 50 में, यह का निर्देश देता है अनुच्छेद 50 कि वह लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए एक कदम उठाएंगे ताकि न्याय में आपकी न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे और प्रशासनिक हस्तक्षेप
ना हो। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल आपके 50, डीपीएसपी के आर्टिकल 50, सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अ, अभिवृद्धि का प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? किस भाग के अंतर्गत, ना कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो आपकी 51 जो है, आपको पता है कि आपके 51 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल जो आपके डीपीएसपी आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको पता है कि 36 से 51 तक आर्टिकल के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके डीपीएसपी के अंतिम अनुच्छेद हैं। जो डीपीएसपी है ना आपके 36, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक चर्चा है, तो लास्ट वाला ये आपका अनुच्छेद है डीपीएसपी का। ठीक है, और यह भारत के विदेशी नीति का दार्शनिक आधार है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आदर और विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का बल देता है। ठीक है, तो ये कौन सा है आपके अनुच्छेद डीपीएसपी भाग 4 में है। ठीक है, इसका जो सही आंसर जगह हो जाएगा बी। आगे आगे है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की सदस्यता न रखने वाले किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय के लिए प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त कर सकते हैं? तो आपकी इसका जो आर्टिकल 75 का 5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति मंत्री को लगातार 6 महीने से 6 महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है। ठीक है, किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसे 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 महीना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? जो 12 आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है राज्यसभा में, जो कला विज्ञान और साहित्य में निपुण होते हैं, तो ये जो प्रावधान है वो ली गई है आपके आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड। ठीक है, ये आपकी चर्चा है आपके आर्टिकल 80 के 3 में। ठीक है, आर्टिकल 80 के 3 में। आगे की लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष अपना स्पीकर यानी किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष को देते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को देते हैं अपने त्यागपत्र। अगला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक गणपूर्ति या कोरम होना कितना जरूरी है? तो आपकी सदन की कुल संख्या जो होती है, कुल संख्या का 1/2 भाग आपके लिए बैठना के लिए कोरम जो होती है, एक आपके सदन के कुल सदस्य का एक एक जो दहाई है, मतलब 1/10 हिस्सा जो है, 1/10 भाग बैठना, ये आपकी गणपूर्ति यानी कोरम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, न्यूनतम होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सभी राजस्व संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के संचित निधि में जमा किया जाता है? इसका जो आपका 12 का होगा, ये होगा जो आपके आर्टिकल 266 के 1 के तहत भारत की संचित निधि का गठन किया गया है। ठीक है, आपके जो गठित किया गया है संचित निधि का, वो आपके आर्टिकल 266 के 1 में की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते और पेंशन भारत के किस निधि के द्वारा भारित व्यय भारित व्यय होता है, जिस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है? तो आपके भारत की संचित निधि पर। ठीक है, भारत के संचित निधि आर्टिकल 125 के तहत आपके सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ते भारत के संचित निधि द्वारा भारित होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। आगे आगे है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों का पुनर्वलोकन
करने की विशेष शक्ति प्राप्त है, विशेष शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 137 जो है, आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या अपने ही द्वारा पहले दिए गए किसी फैसले को दोबारा समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर उसे बदल भी सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 137 में। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, आर्टिकल 137। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि उच्चतम उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के पास मूल अधिकार के अलावे अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति होती है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो आपको 15 जगह जो होगा, ये आपके आर्टिकल 32 के तहत आपके मूल अधिकार को केवल मूल अधिकार के हनन होने पर रिट जारी कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप मूल अधिकार का भी हनन और अन्य अन्य समान कानूनी जो है वो आप हाई कोर्ट में मूल अधिकार का या साथ साथ अन्य कोई समान जो आपकी सामान्य कानूनी अधिकार है उसे उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि आपके अन्य कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए भी अधिकार के अलावे, मूल अधिकार के अलावे, तो इस जो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। ठीक है, जिससे रिट जारी करती है। आगे क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाएगी? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दी गई है? किस अनुच्छेद में? तो आपके आर्टिकल 264 के 1 के तहत राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, और इसी अनुच्छेद के तहत आपके राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जगह हो जाएगा आर्टिकल 164, आर्टिकल 164। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न होने वाला व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार में मंत्री रह सकता है? कितने समय तक राज्य सरकार में मंत्री रह सकता है? देखिए, ये आपके 6 महीने तक रह सकता है, 6 महीने तक अधिकतम रह सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे आगे की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति प्रदान करता है? किस अनुच्छेद में आपके अध्यादेश जारी करने की है राज्यपाल की? देखिए, राज्यपाल की जो है 213 है, लेकिन यही अगर बात करें राष्ट्रपति की, सॉरी, राज्यपाल की होगी 213, और राष्ट्रपति की जो हो जाएगी अध्यादेश जारी को वो जाएगी 123 आर्टिकल में उनका। ठीक है, चर्चा है। आगे आगे की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है जिसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो आपके अनुच्छेद हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 263 में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए आपके अनुच्छेद 263 के तहत ही राष्ट्रपति को अंतर राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 263, यानी कि बी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। आगे क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र को यानी यूनियन टेरिटरी के प्रशासन के संबंध में नियम और प्रावधान दिए गए हैं? किस अनुच्छेद के तहत? तो आपके आर्टिकल 239 के तहत जो भाग 8 के तहत आर्टिकल 39 में स्पष्ट कहा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के सिवाय प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, जो अपने अधीन एक प्रशासन या उप राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 239। ठीक है, आगे है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया है? 74वां संविधान संशोधन द्वारा, तो ये आपका जो भाग जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है 9 का ए, 9 का ए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा सी, 9 का ए। और इसमें आपके नगरपालिकाओं की मजबूती करने के लिए ये भाग
आपके जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में भी जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की भी चर्चा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे की नगर पालिका के चुनाव का संचालन मतदाता सूची तैयार करना और अधीक्षण करने की जिम्मेदारी किस निकाय की होती है? किस निकाय की होती है? नगर पालिका के चुनाव संचालन द्वारा सूची तैयार करना और अधीक्षण करने की जिम्मेदारी किस निकाय की होती है? ये आपकी जो होती है राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। ठीक है, आगे की संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ये आपके 316 के द्वारा की जाती है। 316 के द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 316। ठीक है, आगे की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार का निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार निकाय जो है, आयोग जो है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का निकाय है? ये आपके एक संवैधानिक और वैधानिक निकाय है। संवैधानिक और वैधानिक निकाय है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भाग 12 में है। जी नहीं। दूसरा है कि इसका गठन 1 जनवरी 2015 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा किया गया था। हाँ बिल्कुल किया गया था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारत के लिए नई अखिल भारतीय सेवा की सृजन की शक्ति देती है? नई अखिल भारतीय सेवा की सृजन देती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 312। आर्टिकल 312 देती है। ठीक है, आगे के राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? जो अधिकतम अवधि है वो कितनी हो सकती है? वो अधिकतम जो अवधि है वो 3 वर्ष हो सकती है। अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था और इसके द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा तो आपकी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1991 में अस्थायी सदस्य द्वारा पारित अस्थायी संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, इसके माध्यम से आपके संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे की किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए विधानसभा और मंत्रिमंडल का प्रावधान करने वाला अनुच्छेद 339 जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 239 का ए। तो ये जो जोड़ा गया 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पी। ठीक है, आगे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक यानी कानून अधिकार बनाया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो ये आपके 301 के अनुच्छेद में अब डाल दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था उसे संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो अब आर्टिकल 301 के चर्चा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देख सकते हैं एनटीपीसी 2012 का 12 मार्च 2026 का क्वेश्चन पूछा गया थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, सारे लेटेस्ट में क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी टी सीरीज करा रहा हूँ, सीरीज चला रहा हूँ यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पर चल रही है। इसकी यूट्यूब चैनल में आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लगभग आज तक 10 वीडियो अपलोड हो चुकी है टी सीरीज के। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि क्योंकि इसमें PYQ सारे क्वेश्चन है और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।